हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, असाइनमेंट और बुक्स की शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे कंपनी में अदर लोग बोनस, मालिक जो है नौकरों को बोनस देता है, वैसे ही कंपनी के जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं ना कि जो पहले से उनके शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे शेयर्स देते हैं, जिससे वो हमारे परफेक्ट शेयर होल्डर्स बने रहें। जब कंपनी बढ़ती है तो बार बार शेयर खरीदने से अच्छा है कि ना उनको शेयर्स बोनस में दे देते हैं वो लोग। तो बोनस शेयर्स वो फ्री शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, मोस्टली रिजर्व से। ठीक है, ज़्यादा पहले से रिजर्व है उनसे ज़्यादा शेयर देती है ताकि वो हमारे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझे तो सिर्फ फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम से इशू कर सकते हैं। अगर कंपनी ने लोन या ड्यूज डिफ़ॉल्ट किया हो तो बोनस नहीं दे सकती। डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जनरल मीटिंग अप्रूवल ज़रूरी है अगर किसी को शेयर देने हैं तो। ठीक है, कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो समझते हैं क्या होता है। कैश फ्लो कैश का आना और जाना दिखाता है शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी के लिए, और फंड्स फ्लो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस दिखाता है। अब कैश फ्लो के फ़ायदे क्या, यूजेस क्या क्या हैं, तो लिक्विडिटी समझने में मदद करता है, कैश प्लानिंग के लिए यूज़फुल है, और इन्वेंट्री और लेंडर्स एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS क्या होता है, होल्डिंग कंपनी और उसके सब्सिडियरीज की कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है, क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर मिलती है, डबल काउंटिंग अवॉइड होता है। ठीक है, और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, इंडिविजुअल कंपनी को देता है डेटा हाइड हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। जो होता है ना CFS का डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके ज़रिए क्या होता है ना, आपको कभी कभार डाटा हाइड भी हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, एडवांटेजेस नहीं होता। डिसएडवांटेजेस, अगर आपका डेटा हाइड हो जाएगा तो अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपको ढूंढे, क्लाइंट आपके पास खुद आए, तो आप डेटा वगैरह बना रहे हो लेकिन आपका कुछ भी डेटा शो ही नहीं कर रहा, तो लोग आप पे भरोसा थोड़ा नहीं करेंगे। अब एलएमग्रामेशन जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ट्रांसफर कंपनी के लिए क्या क्या होता है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करो। ठीक है, पहली चीज़, अगर ट्रांसफ़र करनी है कंपनी तो पहले क्या, एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करो। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंटिंग में ट्रांसफ़र करो, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करो, और रिजर्व्स और प्रॉफिट एडजस्ट करो, तब जाके आपकी एक कंपनी ट्रांसफ़र होती है, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसका प्रोसेस यही है, बस ये कि थोड़ा इसने बेसिक्स में बता दिया, मैंने शॉर्ट नोट्स करके शॉर्ट करके बता दिया कि मैं इसके शॉर्ट नोट ही आपको बता रहा हूँ। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, तो प्राइमरी डिपॉजिट लेना, लोन देना। बैंक का काम क्या होता है, पैसा लेगा आपसे और आपको लोन देगा। और सेकेंडरी क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विस देना। ये सारा सेकेंडरी काम होता है जो बैंक देती आपको प्रोवाइड करती है। फंड ट्रांसफ़र करने का काम करती है, एक जगह से दूसरे का पैसे ट्रांसफ़र करेगी। बिल पेमेंट करने का, किस जगह पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो आपका, कि गवर्नमेंट वेबसाइट या बिजली बिल पे करना है तो आप कमर्शियल बैंक से भी सीधा पे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सर्विस देना, पुराने समय में लोगों को ये पता ही नहीं था कि बैंक के पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप वहीं से बिजली बिल का भी पे कर सकते हो। ठीक है, अपना बिजली बिल, ये सब वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी चीज़ें आपका बिल में अकाउंट होता है ना, वो सारी चीज़ें आप बैंक से ही पहले पे कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सर्विस, आप क्या है, अब इन्वेस्टमेंट भी आप बैंक से ही डायरेक्ट कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक ऐप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंक से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप इसके अंदर FD वगैरह स्टार्ट कर सकते हो या बैंक के शेयर्स ले सकते हो। ठीक है, मीडियम आंसर मतलब सेक्शन बी यानी छठे क्वेश्चन शुरू करते हैं असाइनमेंट के। बाय बैक ऑफ शेयर्स और के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता दूँ। ये पाँचवें क्वेश्चन है जो ना कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइए था, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। ठीक है, इसको मजाक में मत लेना क्योंकि भाई ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चैप्टर, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। ठीक है ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, वो
डिपॉजिट लेना, लोन देना का काम तो है, आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार 10-20 नंबर के भी आते हैं, कभी कभार 20-20 नंबर के भी आते हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। और रही बात छठे क्वेश्चन, बाय बैक ऑफ शेयर्स के कंडीशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड होना चाहिए, ठीक है, बाय बैक के अकॉर्डिंग। जनरल मीटिंग से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। बाय बैक पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2/1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिर्फ फुली पेड शेयर्स ही बाय बैक हो सकते हैं, ठीक है। बाय बैक शेयर्स क्या होते हैं कि आर्टिकल को जो आदमी फुली पेड शेयर्स होते हैं ना, उनको बैक करता है, मतलब पैसे लेकर के उनको वापस लेता है, ठीक है। गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, ये मेथड ज़रा पढ़ लेना, क्योंकि यार न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी में से आएगा, गुडविल में से, ठीक है। गुडविल में से ज़्यादा आएगा आपका कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000 थी, नॉर्मल प्रॉफिट 4,50,000 का 10% 45,000 होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 60,000 था। तो इसको माइनस करके जो आंसर आया वो आपका ऐसा बनेगा। देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें तरीका दे रखा है। 60,000 को डिवाइड करेंगे 10% से तो 6 लाख, और फिर 15,000 को डिवाइड करेंगे तो 1,50,000। ये दो ऑप्शन में आते हैं आपके, ठीक है ना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का वो निकालते, 10% कितना होता है, ये 10% मान के चलते हैं, तो उसका वो निकालते हैं। उसके बाद 15,000 जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकला था उसका हम निकालते हैं, तो 1,50,000 तक के हिसाब से निकलता है। फिर एमलगमेशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। एमलगमेशन दो या उससे ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, इसे कहते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा इसका, एक बार आप खुद देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पूछता ही कि ये है एमलगमेशन है, पता नहीं क्या है, ठीक है। और फिर क्या है एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी दूसरी को ले लेती है, नई कंपनी नहीं बनती, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक कंपनी दूसरी को ले लेती है, नई कंपनी नहीं बनती, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि बैंक में आपने देखा होगा कई बैंक के ना मर्ज हो गए हैं, सिंडिकेट बैंक था, कैनरा के साथ मर्ज हो गया, ऐसे मर्जिंग भी बोल सकते हो। एक कंपनी दूसरी को ले लेती है, नई कंपनी नहीं बनती, ठीक है। अब जैसे कैनरा बैंक है, उसने क्या है कई सारे बैंक्स को अपने अंडर में ले लिया है, सिंडिकेट बैंक्स को ले लिया है और एक और बैंक को ले लिया है, पता नहीं क्या नाम था, नाम याद नहीं मेरे को, है ना। या फिर यूनियन बैंक देख लो, यूनियन बैंक के अंदर वो बैंक आ गया है, क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे बैंक आ गए। अब मेरे को बैंक कैनरा बैंक नहीं आया, क्या नाम है उसका, यूनियन बैंक के अंदर कोई बैंक आ गया ना, ठीक है। जो बैंक्स आपस में मर्ज हो गए, मर्जिंग होने के बाद कोई एक कंपनी जिसने ज़्यादा बोनस दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी बन जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया बैंक मर्ज हो गया, मर्ज नहीं हुआ, मतलब बैंक का क्या डेटा सारा उसमें चला गया, अब उस कंपनी को ले लिया है उसने, ले लेती है। जैसे कि टाटा ने वो ले रखा है, जैगवर कंपनी ले रखी है, ठीक है। वो कंपनी क्या किसके, टाटा की है, बट किसके नाम पे चलती है, जैगवार के फंड्स जो भी है जैगवार का। बैंक के बुक्स और अकाउंट्स, कैश बुक होता है, जनरल लेजर होती है बैंक में, लोन रजिस्टर होता है, लोन रजिस्टर होता है, फिक्स एसेट रजिस्टर होता है, इन्वेस्टमेंट लेजर होता है और कस्टमर्स लेजर होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ऑडिट वगैरह होते हैं बैंक्स के, बैंक ऑडिट में यही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और एनपीए के बारे में पता चलता है। एनपीए क्या है वो आगे आप पढ़ोगे, अभी आगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बार बार 11 एनपीए का क्वेश्चन है, तो उसको समझना। एनपीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीए भाई सीरियस पढ़ लेना। एनपीए क्या होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फीचर क्या होता है, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनता है, रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, टैक्स सब दिखाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स शो करता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स बताया मैंने आपको कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनता है क्या, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, रेवेन्यू दिखाता है, इनकम दिखाता है, एक्सपेंस दिखाता है, टैक्स दिखाता है ये, ठीक है। और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर शो करता है ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिक्योरिटी सेक्शन सी का शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है और प्रीमियम पर रिडीम होते हैं, ठीक है। जब
जर्नल एंट्री क्या होती है? जब डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है और प्रीमियम पर रिडीम होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं। जैसे कैश रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट हुआ, एनुअल इंटरेस्ट और लॉस को 3 साल तक राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उस समय पे ना हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। डिबेंचर्स के लिए होती है जर्नल एंट्री, डिबेंचर्स के लिए, जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू होते हैं, ठीक है, और प्रीमियम पर रिडीम होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे कैश रिसीव्ड हुआ हमें, तो डिस्काउंट लॉस हुआ हमें, तो हमें कितने रुपए का हमें कैश रिसीव करना है किसी से, या लॉस हुआ है, उसकी एंट्री क्या करते हैं? हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। एनुअल इंटरेस्ट कहाँ पास करते हैं? हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब इसके ना जर्नल एंट्री की एक और चीज़ है, देखो, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है तो वो भी जर्नल एंट्री पास करेगी। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, जर्नल एंट्री क्यों पास करेगा? सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, या जिन्होंने पढ़ रखा है, उनको तो पता है कि भाई जर्नल एंट्री में जो सर्विस, जो लोग काम करते हैं आई मीन जो लोग सर्विस वाला काम करते हैं, उन लोगों की एंट्री जर्नल एंट्री पास होती है, क्योंकि वो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, वो अपनी सर्विस देते हैं। तो सर्विस को जर्नल एंट्री में कंसीडर किया जाता है। और ज़्यादातर हम लोग अगर TDS भी काट रहे हैं, तो भी हम किसी कंपनी का अगर हम TDS काट रहे हैं, TDS के साथ हम लोग काट रहे हैं, तो उसका जर्नल एंट्री के साथ हम लोग इसमें आराम से काट सकते हैं। जर्नल एंट्री में आराम से काट सकते हैं TDS के साथ उसका सेल का डेटा, ठीक है, जो हमने अपनी सर्विस दी है उसका डेटा, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे है, तो अब धीरे धीरे अब समझोगे, क्योंकि एक बार में अगर मैं समझा दूँ और आपको समझ में ना आए तो बेज में टाइम वेस्ट होगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, आपकी पढ़ाई भी बीच में रुकेगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा डाउट है कि हम जर्नल एंट्रीज़ की एंट्रीज जो है वो उसमें क्यों करते हैं, तो एक बार आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि हम लोग को सर्विस की एंट्री जर्नल एंट्री में करेंगे या उसमें करेंगे। वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखिए कि नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपकी वो होती है एंट्रीज, ठीक है ना। सबसे बड़ इसमें दे भी रखा है कि डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू होते हैं, तो डिवेंचर होते हैं ना, डिवेंचर्स उसके ऊपर इशू होते हैं, सीधी बात समझ लो आप, ठीक है। जनरल एंट्री जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होगा और प्रीमियम पर रिडीम होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, प्राइमरी एक्सपेंस क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चा, ठीक है, वो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसमें खर्चा हुआ है, वो तुम्हारा सारा हुआ, जैसे रजिस्ट्रेशन, लीगल फीस एक्सेट्रा। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप, बिना आपका स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, है ना, कंपनी पोर्टल को रजिस्टर करवा रहे हो, GST नंबर ले रहे हो, तो काम के लिए सारे आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है ना। आप कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आपको क्या है ना, सारी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए तो चाहिए। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो आपकी कंपनी चलेगी। तो आप जब तक स्टार्ट करने के लिए आपको जितना सामान लग रहा है वो सारा आपका प्राइमरी एक्सपेंसेस होता है। मिनिरेटिव इंटरेस्ट क्या होता है? तो सब्सिडी के यूज हिस्सों के प्रॉफिट एसेट्स को पार्टनर कंपनी का नहीं होता, ठीक है, जो पार्टनर कंपनी का नहीं होता उसे मिनिरेटिव इंटरेस्ट कहते हैं। सब्सिडरी के यूज हिस्सों का प्रॉफिट एसेट्स जो पेमेंट कंपनी का नहीं होता, पार्टनर कंपनी का नहीं होता। डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या होता है? लोन के बदले लिए एसेट्स के सेल, टाइम लिमिट के अंदर कर्जा जरूरी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी के बाद बंद किए बिना उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दोबारा सेट करना। NPA क्या होता है? लोन या इंटरेस्ट 90 दिन से ज़्यादा पेंडिंग हो तो NPA कहलाता है। शॉर्ट चीज़ में समझो कि लोन या इंटरेस्ट 90 दिन से ज़्यादा पेंडिंग हो जाए तो वो क्या कहलाता है? NPA, ठीक है। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक्स से हम पढ़ेंगे, तो बुक्स में क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी अकाउंटिंग के बारे में। तो सब इंट्रोडक्शन इसमें दे रखी है। तो कंपनी अकाउंटिंग क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो कानून के थ्रू बनाई जाती है। इसका अपना अलग नाम, आइडेंटिटी और राइट्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट तक की जिम्मेदार होता है। अब देखो कंपनी क्या होती है?
आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कानून द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, और इसका अलग आइडेंटिटी और राइट्स होता है। नाम भी होगा कंपनी का, राइट्स भी होंगे, आइडेंटिटी भी होगी, एक लीगल पर्सन होता है। लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्या होती है, का मतलब होता है शेयर होल्डर। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, शेयर होल्डर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट तक ही जिम्मेदार होता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया बस उतना ही वो जिम्मेदार होता है, उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, रखती है, यानी मेंबर्स बदलते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है, ठीक है। इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है ना। पहले पुराना सेक्शन था, अब नया सेक्शन 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होता है, तो 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज अकाउंटिंग के तहत, ठीक है। शेयर कैपिटल, कंपनीज पैसा रेज करती है शेयर बेचकर। शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी पैसा रेज करती है किसको बेचकर, शेयर्स बेचकर, जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर्स जो है तो वो ज़रूरी थोड़ी ना कंपनी के हम शेयर्स ले रहे हैं वही शेयर्स होंगे, शेयर्स आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। प्रमुख टाइप के शेयर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होता है इसमें और डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कितना पैसा देना है पता नहीं होता, और वोटिंग राइट्स होते हैं इसके अंदर, फिक्स डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है ना, इसी एक प्राइस पे मिलता है और आपको पहले मिल जाता है, जैसे आप ऑर्डर करोगे, जैसे आप करोगे शेयर्स खरीदोगे वैसे आपको मिल जाएगा। शेयर्स इशू हो सकते हैं PAR असली प्राइस पर, ठीक है, प्रीमियम यानी ज़्यादा प्राइस पर, और डिस्काउंट कम प्राइस पर। इन तीन चीज़ों पे शेयर्स आपको मिल सकते हैं, इशू होते हैं, इन तीन चीज़ों पे ही आपको शेयर्स हमेशा मिलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है। फॉरफीचर, जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो शेयर कैंसिल हो जाता है। री इशू, कैंसिल शेयर को दोबारा बेचा जा सकता है, उसे री इशू शेयर्स कहते हैं, ठीक है। कैंसिल शेयर हो गए, शेयर बंदे ने कैंसिल कर दी और उसको वापस से री इशू कर दोबारा बेचने के लिए शुरू कर दिया उसने। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से वापस खरीदती है, उसे बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। दो मेथड, टेंडर ऑफर एंड ओपन मार्केट, दो मेथड होता है। फायदे, EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ते हैं, टेक ओवर का रिस्क कम होता है और एक्स्ट्रा पैसे शेयर होल्डर्स को दिए जा सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम वापस करने के लिए वो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, पैसे या तो प्रॉफिट से या नए इशू से आना चाहिए। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, CRR क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये याद कर लेना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस है यार। रिडेम्पशन रिजर्व्स का क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पेपर में से आ ही जाएगा आपके। मैं आपको ना सहानुभूति नहीं देना चाहता, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, CRR मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता आ जाए, ठीक है। डिबेंचर एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिबेंचर क्या होता है, एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिबेंचर की रीपेमेंट कब होती है, पर प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकती है। डिबेंचर की रीपेमेंट प्रीमियम या डिस्काउंट पर हो सकती है, ठीक है। कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब देखो CRR और DRR ये दोनों याद कर लेना। CRR क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम वापस करने के लिए वो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, जो पैसे या तो प्रॉफिट से या नए इशू से आने चाहिए। क्रिएट करना पड़ता है, रिडेम्पशन इसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है आपको डिबेंचर के लिए। और ये दोनों पढ़ लेना एक बार, CRR और DRR, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंकी फंड भी यूज़ होता है रीपेमेंट के लिए। कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स 1 में आप बात करेंगे, छठा चैप्टर। कंपनी के फाइनेंशियल्स में दो में स्टेटमेंट होते हैं, दो मेन स्टेटमेंट होते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में दो मेन स्टेटमेंट होते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट,
ठीक है। ये अकाउंट्स कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये क्या होता है, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। 2 फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप में होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 इस यूनिट में इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जैसे टैक्स, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न के ट्रीटमेंट सीखते हैं। प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन जैसे रिजर्व में ट्रांसफ़र या डिविडेंड डिक्लेरेशन भी होता है। मैं आपको ना हिंदी में इसलिए बताता हूँ कि अगर आप मेरे को ना पिछली बार एक सवाल आया किसी का कि सर आपने हिंदी में क्यों लिखा, आप हिंदी मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम में बताते हो, हम हिंदी में समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि मैं आपको हिंदी में नहीं, मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ कि मैं आपको ऐसे क्यों बताता हूँ। तो अधिकतर लोगों को ना इंग्लिश में पढ़ तो लेते हैं, रट्टाफिकेशन करके चले जाते हैं, फिर पेपर में सेम क्वेश्चन आता है, फिर बोलते हैं यार मैं तो पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा, इतना लंबा क्वेश्चन था, कैसे याद करूँ। तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, शॉर्ट नोट में आपको हिंदी में बता देता हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपको ये रिमेंबर रहेगा। अब मैं आपको पूछा मैंने आपसे कि वो क्या होता है, एनपीए क्या होता है, तो एनपीए मैंने हिंदी में पढ़ा है आपको कि एनपीए क्या होता है, जो 90 दिन से ज़्यादा ले रखा है, लोन ले रखा है लेकिन उसके पैसे नहीं आ रहे, तो वो एनपीए बैंक्स के उसको एनपीए मान लेती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो चैप्टर 8 है। धीरे धीरे पढ़ते धीरे धीरे से इसे बात करते रहते हैं। ये बताओ, ये बताता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है। पहला ऑपरेटिंग यानी डेली बिजनेस, सेकंड इन्वेस्टिंग एसेट्स का खरीद सेल, ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग यानी लोन लेना देना, शेयर इशू करना, ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पे डिवाइड होता है। बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन समझाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर 9 समझते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होती है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जैसे 2 तरह की होल्डिंग कंपनी होती है, एक होती है वोली ऑन्ड, होली ऑन यानी 100% शेयर्स उसके पास है, तो उसने पूरी कंपनी उसको ऑन कर रखी है, ठीक है, और होता है पार्शली ऑन। ये दोनों पढ़ ही जाइएगा, इन दोनों में से पूछ लेगा 5-10 नंबर का। होली ऑन क्या होता है, जो 100% शेयर्स के थ्रू बंदे ने ऑन कर रखी है कंपनी। पार्शली ऑन क्या होता है, कुछ शेयर्स दूसरे के पास है, ठीक है, कुछ शेयर्स तुम्हारे पास है, तो तुम उसके हाफ ओनर हो या 25% ओनर हो जाते हो कंपनी के। इंपॉर्टेंट टर्म्स, गुडविल, एक्स्ट्रा प्राइस फॉर रेपुटेशन, कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, गुडविल क्या होती है, एक्स्ट्रा प्राइस फॉर रेपुटेशन होती है गुडविल। कैपिटल रिजर्व्स, जब कम पैसा देकर कंपनी ली हो तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो पार्ट पेरेंट्स कंपनी का नहीं हुआ है, जो पार्ट पेरेंट्स कंपनी का नहीं है, होल्डिंग कंपनी का। यानी चैप्टर 10 की बात करते हैं। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सीएफएस क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडियरी के कंबाइंड अकाउंटिंग अकाउंट्स कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग और सब्सिडियरी के कंबाइंड अकाउंट्स को कहते हैं, ठीक है। ES-21 की अकाउंटिंग बनाए जाते हैं इसके अंदर। फ़ायदे क्या होते हैं, एक साथ पूरी ग्रुप की पिक्चर मिलती है, इन्वेस्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सीएफएस के ज़रिए ना अगर आप इन्वेस्टिंग में शुरू करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट मिले, तो आपको ना CFS ID बनानी पड़ती है। तो उसके लिए ना वो आपको पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, भाई बंदा कैसा है, पूरी कंपनी कैसी है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। अब गुडविल वैल्यूएशन यानी चैप्टर 11 के बारे में बात करते हैं। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल का मतलब है बिजनेस की रेपुटेशन का पैसा। जब बिजनेस सेल हो या पार्टनर्स बदले तो गुडविल निकालते हैं। मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड के ज़रिए जो है आपका गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, जो आपने शायद 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा।
गुडविल कैलकुलेशन का, शेयर वैल्यूएशन का यानी चैप्टर 12 पढ़ते हैं। शेयर्स का वैल्यू निकालना पड़ता है जब मर्जर हो, शेयर ट्रांसफ़र हो या लीगल केस हो तो शेयर का वैल्यू निकालना पड़ता है। मेथड्स, नेट एसेट्स मेथड, यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी, ये दोनों पढ़ लेना 11वां और 12वां, गुडविल वैल्यूएशन और शेयर वैल्यूएशन, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, ठीक है ना। और अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेना यार, ठीक है ना। चैप्टर 13 है। जब दो या उससे ज़्यादा कंपनीज एक नई कंपनी बनाकर मर्ज करती है तो उस अमेलगमेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरी को ले लेती है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये बता रही है कि दो या उससे ज़्यादा कंपनी एक दूसरी कंपनी बनकर मर्ज करती है तो उसे अमेलगमेशन कहते हैं। जैसे हीरो वाला कंपनी है, होंडा वाला कंपनी है, दोनों मर्ज होकर के हीरो होंडा बना, फिर बाद में वापस अलग हो गए, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरी को ले लेती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको बैंक्स का, ठीक है ना। जैसे कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गई, ठीक है, कंपनी उसने ले ली। अब रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी को इंटरनली रिस्ट्रक्चर किया जाता है। अकाउंटिंग मेथड क्या होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड होता है AS 14 के अकॉर्डिंग। चैप्टर 14 पे चलते हैं। इसमें सीखते हैं कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ट्रांसफ़र कंपनी में जो बंद हो रही है, ट्रांसफ़र कंपनी में जो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इसमें सीखते हैं कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं। मर्ज के बाद नया बैलेंस शीट बनते हैं, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो एक बार ना वह चैप्टर ना आप बुक्स में से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री इस बार पेपर में आएगा, तो जर्नल एंट्री यार मैं बोल रहा हूँ आपको, जर्नल एंट्री तो पढ़ ही लेना, 20 नंबर का जर्नल एंट्री आ ही जाएगा न्यूमेरिकल्स में आपका। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब कंपनी लॉसेस से परेशान हो लेकिन बंद नहीं होना चाहती तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। स्टेप वाइज क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस करना, लॉस राइट ऑफ करना और एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू करना। ब्लॉक 5, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 गवर्न करता है। अब क्या अकाउंटिंग में बैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए बैंकिंग का। बैंकिंग कॉन्सेप्ट किसे, बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए एक्ट इसमें चेंज हो गया, ठीक है ना। इसमें एक्ट ये याद रख लेना कि इसके अंदर कौन सा एक्ट चल रहा है, बैंकिंग रेवोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। ये RBI का एक्ट नहीं चल रहा है, इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चल रहा है इसमें, ठीक है। गवर्न करता है। NBFCs बैंक नहीं होते, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, ठीक है। सिस्टम जैसे स्लेब सिस्टम, टेलर सिस्टम और स्टॉक इन्वेस्ट का यूज़ होता है इसमें। बैंकिंग एंड चैप्टर नंबर 17 पे शुरू करते हैं, रहने दो। अकाउंट्स RBI गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। बैंक किसके हिसाब से बनाते हैं, RBI गाइडलाइंस के हिसाब से। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और डिसोल्यूशन क्या होती है, NBA, प्रोविजनिंग एंड कैपिटल एडिक्वेसी एक्सेट्रा। सबसे बड़ा डिक्लोजर्स NPA और कैपिटल एडिक्वेंसी होती है, ये भी है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। यूनिट 18 कॉमर्शियल बैंक, काम, डिपॉजिट लेना, लोन देना,
इन्वेस्टमेंट सर्विस देना, ये सारा क्या है, बैंक का काम है। फंड्स आते हैं, यानी डिपॉजिट बोरोइंग होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है। आपने 12वीं में या फिर 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। ये क्या करते हैं ना कि आप बैंक क्या लोन लेते हैं और लोन लेते हैं आरबीआई से और देते हैं, ठीक है, लोन देते भी हैं और लोन लेते भी हैं। ये लोग तो क्या करते हैं ना, लोगों से पैसे लेते हैं और उन पैसों को क्या करते हैं, लोन के रूप में लोगों को दे देते हैं और उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं। या फिर लोन के रूप में ना दे करके ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को दे देते हैं जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रेफरेंसेस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए। अब आगे ना एनपीए लास्ट चैप्टर है, याद कर लीजिए, ठीक है। जब 90 दिन तक लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ना मिले तो वो एनपीए बन जाता है। टाइप स्टैंडर्ड 12 मंथ से कम होना चाहिए, डाउटफुल 12 मंथ से ज़्यादा डाउटफुल हो गया, और लॉस एसेट्स रिकवरी मुश्किल होती है इसमें, तो वो एनपीए हो जाता है रिकवरी टूल्स अकॉर्डिंग। और रिकवरी टूल्स क्या क्या है इसमें, सरफेसी एक्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी, और लॉक अदालत में आपको केस करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपने सही से सारी चीज़ें नहीं ली, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया और आपने लोन दे दिया तो आपको लोन नहीं मिलेगा वापस, जिससे बैंक क्या होगा, कर्जे में जाएगा। अगर बैंक कर्जे में गया तो बैंक का लोन बढ़ाएगी, बैंक अदर लोगों से लोन बढ़ाएगी, तो बैंक के ज़रिए क्या होगा कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कई केसों में बैंक्स बंद हो जाते हैं अगर उनको लोन रिकवरी वापस नहीं होता है तो, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा हमारे नए अपडेट्स वीडियोस को पाने के लिए। तो ठीक है, अब अगले पेपर में मिलते हैं बीकॉम जी के नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जो कि है शायद कब है, जब भी होगा उससे एक दिन पहले मेरा वीडियो अपलोड मिलेगा आपको यूट्यूब पे। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम।